नमस्कार। ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन आपके लिए गणित में प्रश्नावली 1.1 के हम क्वेश्चन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ और एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पर उसमें हमने पढ़ा था कि दो पूर्णांक थे जिसमें हमने सत्यता की जांच भी की थी। इसमें जांच वाला कोई मैटर नहीं है, हमें केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्याओं का क्रम बढ़ जाएगा, पहले 2 संख्याएं थी, अब 3 संख्याएं हो जाएगी। तो हम चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण है 6, 12 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। विधि लगानी है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने सबसे पहले देखा पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 पूर्णांक थे, प्रथम पूर्णांक ए और दूसरा पूर्णांक बी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 3 पूर्णांक है, प्रथम है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 20। हमें क्या करना है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में से लेना है और ले से लेना है, और वही उत्तर होगा, आगे नहीं बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पहले लेते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 6 और लिखा कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 × 3। यहाँ घाते नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। दूसरा जो है वो है मेरे पास 12 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 12 के गुणनखंड के लिए जैसे 6 के करे हैं तो 6 के लिए हमने 2 3 बार और 3 का 1 बार। फिर हमने 12 लिया, 12 के लिए हमने क्या देखा कि 12 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 का देंगे 3 बार और लास्ट में 3 का 1 बार। इसी प्रकार हम जो तीसरी संख्या है या पूर्णांक है उसके भी गुणनखंड करते हैं। हमने गुणनखंड करे तो 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, अब 5 का भाग दिया 1 बार। हम क्रमवाइज जमा लेते हैं। यहाँ हमें 12 के गुणनखंड में मिला है 2 की घात 2 × 3 की घात 1। फिर हमें 20 के गुणनखंड में मिला है 2 की घात 2 × 5 की घात 1। हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एचसीएफ वह होता है जो सब में मिलता है, और उसमें जो मिलता है उसकी सबसे छोटी घातांक हम लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे तीन जो पूर्णांक हैं 6, 12 और 20, तीनों में हमारे एक जोड़ा मिल रहा है। वो जोड़ा है केवल 2 का, बाकी में हमारे 3 है, 2 जोड़ों में 3 है पर तीसरे में 5 है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो हमने क्या करा, देखा कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 2। तो मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ में जो मिलता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ 2 की सबसे छोटी घातांक मेरे पास 2 की घात 1 है, इसका मतलब एचसीएफ भी हमारे पास 2 है। आगे जाते हैं, अब इसका लेते हैं एलसीएम। मैंने आपको बताया है कि एलसीएम में जो मिलता है उसकी बड़ी घात लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो जो मैच हो रहा है वो है 2, और 2 की सबसे बड़ी घात है मेरे पास 2, यानी कि 2 की घात 2 × फिर हमें जो मिल रहा है वो 3 की सबसे बड़ी घात ही 1 है, और जो नहीं मिल रहा है वो है 5। इन सबको हमने ले लिया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा के रूप में लिख के गुणा करते हैं। जो गुणनफल मिलेगा वो हमारा ले से होगा। हमने लिखा कि 2 की घात 2 है तो 2 × 2 और 3 × 5। यहाँ गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे होते हैं 60। हमारे इसका जो ले से मिला वो हो गया 60, में से मिला जो हो गया 2। ये हो गया हमारे उत्तर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसकी संख्या है 12, 15 और 21। जिसकी संख्या है, प्रश्न संख्या मैंने ले दिया 1 और संख्या डाल दी 12, 15 और 21। हमें क्या करना है, जो यहाँ किया वो इसी क्वेश्चन में करना है। तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, और जो मैच होगा उसको एचसीएफ कहेंगे। तो सबसे पहले प्रथम संख्या है मेरे पास 12, दूसरी है 15 और तीसरी है 21। सबसे पहले हम हल लिख के सवाल को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कि 12 के जो गुणनखंड है वो लिख देंगे, इसी प्रकार 15 के जो मिलेंगे उनको लिख देंगे, इसी प्रकार 21 के लिख देंगे।
तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 के गुणनखंड किए, तो ये 12 के गुणनखंड, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार, हमें मिलता है 2 की घात 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के करते हैं तो देखो 3 इंटू 5, यहाँ दोनों 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 21 का करते हैं तो 3 इंटू 7, ये भी अभाज्य संख्याएं, इनमें घात नहीं है तो आप एक एक घात इसमें लगा सकते हो। आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ लेने जा रहे हैं इसका, तो एचसीएफ के लिए देखो मैंने आपको बताया है कि जो मिलता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। मैच करने के लिए जरूरी नहीं है कि लाइन से जोड़े बने, इस तरह से भी आप मिला सकते हो। यहाँ 3 मिल रहा है और 3 की घातांक केवल 1 है, तो हमारे जो एचसीएफ हुआ वो हो गया 3। एलसीएम का तरीका वही है, आप एलसीएम में क्या करोगे, जो मिल रहा है उसकी बड़ी घात ले लोगे। तो जो मिल रहा है उसमें हमारे पास 3 है, पर 3 की तो घात सब जगह 1 ही, तो हम 3 को एक ही बार ले लेंगे। जो नहीं मिल रहा है उसको लेंगे। आपके 2 की घात 2 नहीं मिल रही, वो ले ली मैंने। इसके बाद आपके 5 नहीं मिल रहा, 5 को भी ले लिया, और 7 नहीं मिल रहा तो मैंने 7 को भी ले लिया। अब सबको क्या करते हैं, सबको हम गुणा करते हैं। 3 इंटू 2 को 2 बार गुणा किया, 2 दूनी होता है 4, इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको गुणा करते हैं तो 4 तिया होता है 12, और 12 को जब 5 से किया तो होता है 60, और 60 को जब 7 से गुणा करोगे तो 7 छंग 42, यानी कि होता है 420। ये हो गया आपके इसका एलसीएम, और एचसीएफ आ गया इसका आपके 3। इसको हम कह देंगे उत्तर। ये प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और बताया जाएगा आपको, वो अभाज्य संख्याओं का होगा, जिसमें एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक और उदाहरण लेते हैं जो आपके अभाज्य संख्याओं से संबंधित होगा। तो मैंने एक उदाहरण लिखा है आपके सामने। उदाहरण है, उदाहरण में दे रहा हूं कि मैं 5, 7 और 8 का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर 5 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, पर 8 भाज्य है। तो हम इसकी गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखो गुणनखंड में क्या होगा, हल लिख के हमने लिखा 5, तो 5 के तो गुणनखंड संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 5 अभाज्य है, ऐसा कैसा छोड़ देंगे। हमारे पास 7 है, 7 का भी हमारे पास गुणनखंड नहीं होगा, जैसा का जैसा छोड़ देंगे। लेकिन 8 के गुणनखंड तो हो सकते हैं। तो 8 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 8 बराबर 2 की घात 3। पर हमने देखा कि यहाँ 5 अलग है, 7 अलग है, 2 की घात 3 अलग है, तीनों ही मान अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपको ध्यान देना है कि जब कोई जोड़ा नहीं बनता है तो ऐसे क्वेश्चन का एचसीएफ हमेशा 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 का भाग सब में जाता है, 1 का भाग सब में जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ बराबर लिख देंगे 1। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि अभाज्य संख्याओं का में से 1 होता है। आप चाहो तो पीछे लिख सकते हो यहाँ कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ये आप चाहो तो याद भी रख सकते हो और चाहो तो निकाल भी सकते हो इस तरह से। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या होता है भाई, अभाज्य संख्याएं हैं या उसमें एक भाज्य है बाकी अभाज्य है, तो आप क्या करोगे, सबको गुणा कर दोगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। हमारी संख्याएं थी 5 इंटू 7 इंटू 8, हम सबको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा है 7 पंजे 35, फिर 8 से करना होगा। आप डायरेक्ट गुणा करें कि 8 पंजे होते हैं 40 और 4 सत्ते होते हैं 28, 280 हमारे लेसे पे हो गया। गुणा में भी थोड़ी ट्रिक लगाएं। आप देखिए कि शून्यांत संख्या किससे बनती है। शून्यांत संख्या का मतलब होता है जो 0 पे समाप्त होती है। अगर हम 5 और 7 को गुणा करते हैं तो 35 होता है, फिर गुणा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो ना, 8 और 5 को गुणा करो तो 8 पंजे होते हैं 40, 40 का एक अंक 4 है, 4 सत्ते 28, यानी कि हमें 280 मिलता है। ये हमारे उत्तर हो जाता है। आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। हमारे तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारे
शून्यांक संख्या वाला है, उसमें आपसे पूछेगा कि 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है या नहीं। नहीं शब्द का उपयोग हम अपने मन से कर रहे हैं, किताब में नहीं दिया गया है, पर आपको पता लगना चाहिए कि 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं को n द्वारा व्यक्त किया जाता है, नेचुरल नंबर जिनको बोला जाता है। तो यहाँ जो संख्या है वो है 6 की घात n। अब हम जांच करके पता लगाएंगे कि जो 6 की घात n है उसको आगे बढ़ाने पर उसके पीछे का जो लास्ट अंक है वो 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम सवाल को करते हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो प्राकृत संख्या वाला तरीका है और एक आप सूत्र वाला है। तो सूत्र आपके किस प्रकार है, थोड़ा सा सुने। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 की घातांक प्राप्त होती है वह हमेशा 0 पे समाप्त होगी। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, 0 वाली संख्या ही 0 पे समाप्त होगी, बाकी नहीं होगी। जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरह से जो संख्याएं होती है वही 0 पे समाप्त होगी, क्योंकि इनके गुणनखंड में क्या होता है 2 × 5 हमेशा आएगा, बाकी और भी आ सकते हैं पर 2 और 5 जरूर आएगा। तो हम इसको करने के लिए हल करते हैं और लिखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड। जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे तो पाया कि 6 के जो गुणनखंड है वो केवल 2 × 3 है। अब मैंने आपको जो अभी एक नियम बताया था कि शून्यांक संख्या वह होती है जिसके गुणनखंड में 2 × 5 आए, पर इसमें हमारे पास 2 तो आ रहा है किंतु 5 नहीं आ रहा है। इसीलिए लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में, 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो 6n है, जो 6 की घात n है, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। चलो ये तो हो गया नियम वाला तरीका, जो किताब में नियम दिया गया है उसके अनुसार हमने चेक कर लिया। हम इसको घातांक के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, जैसे या लगा के इसको एक तरह से और लिख लें, या हमने देखा कि 6 की घात n दिया है, हमारे पास जो संख्या है 6 की घात n है, जिसमें n क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याएं हमेशा कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो यहाँ लिखते हैं या n बराबर, n एक प्राकृत संख्या है जो इस प्रकार है कि n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और इसी क्रम में आगे भी हो सकता है। हम जांच करते हैं कि अगर 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त होगा तो उसके अंत में 0 आएगा। तो हमने चेक करा कि 6n, पर 6n है, यहाँ 6n है तो n का मान हमारे पास 1 है। 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होता है। 6 की घात 2 है, इसका मतलब 6 छंग 36 होते हैं। 6 की घात 3 है, इसका मतलब हो गया 6 छंग 36, 36 छंग 216। और 6 की घात 4 है, उसमें भी आपके यही क्रम आगे रहेगा। हम देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या में पीछे का अंक 0 नहीं आया, पीछे का अंक क्या है, 0 नहीं आया। तो हम कह देंगे अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंतिम अंक 0 है तो वो हमेशा 0 पे समाप्त होगा, केवल 0 वाली संख्याएं 0 पे समाप्त होगी, बाकी नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रश्नावली वही है आपके 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, यानी कि वो कह रहा है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, वो सूत्र था पूर्णांकों का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पूर्णांकों को जब गुणा करते हैं तो बराबर आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, उसी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हल करते हैं। सबसे पहले आपको एचसीएफ दिया है दोनों संख्याओं का कितना 9, और एलसीएम हमारे क्वेश्चन है। आपको प्रथम संख्या जो पूर्णांक है पहला वो है a बराबर है 306। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रथम पूर्णांक को a और दूसरे पूर्णांक को b कहते हैं। b बराबर है मेरे पास 657। अब हम सूत्र पे जाते हैं, तो सूत्र हमारे पास था पूर्णांकों का गुणनफल। तो पूर्णांक है a और b, a इंटू बी बराबर होता है में से इंटू ले से, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जो हमें डाटा दे रखे हैं वो डाटा रख लेते हैं, जो नहीं दे रखे हैं उनको छोड़ देते हैं। सबसे पहले ए दिया है हमें 306, लिख लिया, गुणा का चिन्ह है। बी दिया है हमें 657 और बराबर में एचसीएफ हमें उसने निकाल के दिया है कितना 9, एचसीएफ 9 ले लिया, और गुणा में है एलसीएम। एलसीएम हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखेंगे कि एलसीएम और 9 के बीच में गुणा का चिन्ह है और इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह है। यहाँ संख्याएं पूर्ण है, यहाँ संख्याएं अपूर्ण है, मतलब एलसीएम कम है। उसको लाने के लिए हम 9 को बटा में बेचते हैं, क्योंकि इंटू वाली संख्या जाती है भाग में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो क्या कहते हैं कि 306 को लिखते हैं, 657 को लिखते हैं और बटा में लाते हैं कितना, बटा में लाए हम 9, बराबर हो गया एलसीएम। अब आपके पास है 306 और 657। 9 से किसी भी एक संख्या को विभाजित कीजिए। मैंने 9 का भाग दिया 306 में, 9 तिया 27 होते हैं, शेषफल 3 बचता है, 36 हो गए, तो 9 चौक होते हैं 36। मेरे पास बचता है 34 इंटू 657 बराबर हो गया एलसीएम। अब 34 और 657 को हम गुणा कर लेते हैं। 657 गुणा में है 34, 34 से गुणा किया 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 16 17, 3 छंग 18 और 1 19। हमें मिलता है 8, 3, 7 और 6 13 के 3, 12 के 2 2, 22,338। ये एलसीएम मिलता है हमें क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है कि ये जो दो संख्याएं दी गई है यहाँ पर ये भाज्य क्यों हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं को नीचे लाते हैं, हल करके हमने लिखा पहली संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है हमारे पास 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो दो है। पहली संख्या जो 7 इंटू 11 इंटू 13 है, ये पूरी एक संख्या है क्योंकि गुणा के रूप में है, और प्लस के बाद 13 है वो दूसरी संख्या है। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास 7 से लेके 1 तक एक संख्या है, और लास्ट में जो 5 है वो एक अकेली संख्या है। हम देखते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में जो सर्व गुणनखंड हो रहा है, जो कॉमन है वो 13 है। इधर आके देखते हैं कि हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में जो कॉमन है वो हमारे पास 5 है। तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं 13 हमने कॉमन लिया। 13 कॉमन लेने के बाद 7 जैसा का जैसा 11 जैसा का जैसा, जब 13 में 13 का भाग देते हैं तो मिलता है इंटू में 1, और जब 13 का भाग 13 में देते हैं तो प्लस में मिलता है 1। इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा 5 कॉमन लिया, 5 का भाग दिया तो 7 इंटू 6 इंटू, जब 5 का भाग 5 में गया एक बार,
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 का भाग 5 में दिया एक बार। यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 इंटू 11 इंटू 13 एक संख्या है पूरी, क्योंकि गुणा के रूप में है। इसी प्रकार 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी एक संख्या है जो गुणा के रूप में है। अब हमने जो सर्वगुणनखंड निकाला उसके बाद आगे जाते हैं, तो 13 इंटू 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 और प्लस है 1। इसी प्रकार 5 इंटू 6 सत्ते 42, 42 एकम 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो पहले टुकड़ों में गुणा कर लेते हैं इसको। 7 छंग 42 एकम 42, इन तीनों का हुआ 42 इंटू 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 और प्लस में है मेरे पास यहाँ पर 1, ये प्लस में 1। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 13 इंटू 77 और 1 78। इधर मिलता है 5 इंटू गुणा करते हैं तो 42 को 24 से गुणा करते हैं, साइड में कर लेते हैं 42 इंटू 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारे पास हो गया 8, 6 4 10 की 0, हासिल का 1, 8 9 1 10, 1008 प्लस करना है 1, 1008 में प्लस 1 किया तो हमें मिलता है 5 इंटू 1009। इधर मिलता है हमें 13 इंटू 78। देखो अब बात समझने वाली है कि भाज्य संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में लिखी जाती है। हमारी संख्या भी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिख देंगे। अतः भाज्य है, अतः संख्याएं भाज्य है। क्योंकि भाज्य है क्योंकि 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त हुई है, गुणनफल के रूप में प्राप्त हुई है। आप देखें कि जो हमारी अलग अलग संख्याएं थी हमने उनको 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया, और जो संख्याएं 2 संख्याओं के गुणा के रूप में होती है वो हमेशा भाज्य होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इसी प्रश्नावली का। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसका एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब इसमें शर्त यह है कि दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से दौड़ते हैं और एक ही दिशा में और एक ही समय पे दौड़ते हैं। तो लास्ट में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो समय आपको ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है कि सोनिया ने लगाया 18 मिनट में एक चक्कर, रवि ने लगाया 12 मिनट में, दोनों एक ही दिशा में एक समय पर दौड़े, कितने समय बाद मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि जब भी 2 व्यक्ति अथवा 2 वाहन एक ही दिशा में एक ही समय पर एक साथ दौड़ते हैं तो उसका लेसे लिया जाता है, और जब 2 व्यक्ति अथवा 2 वाहन विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो उसका में से लिया जाता है। तो यहाँ वर्ताकार मैदान है, हम देख लेते हैं कि इस तरह का एक वर्ताकार मैदान है। दोनों व्यक्ति यहीं से दौड़ते हैं एक ही दिशा में एक ही समय पर, एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ते हैं। ये वर्ताकार मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, वर्ताकार मैदान। ये हमने इसका एक डायग्राम बना दिया। अब दोनों व्यक्ति एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो हम कह देंगे कि हम इसका लेसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे 2 संख्याएं हैं 18 और दूसरी संख्या है 12 का लेसे लेते हैं हम। लेसे लेने के लिए गुणनखंड करते हैं। 18 के गुणनखंड है हमारे पास 2 इंटू 3 की घात 2, गुणनखंड जैसे हम पहले करते हैं वैसे करने मैंने डायरेक्ट करे हैं। 12 के गुणनखंड है 2 की घात 2 इंटू 3। आप चाहो तो साइड में करके भी देख सकते हो और डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब मैंने आपको सिखाया है कि लेसे वे होता है जो मैच होता है उसकी बड़ी घात हो, जो मैच नहीं होता है वो सब भी उसमें सम्मिलित हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मिलान हो रहा है वो है 2 और 2 की बड़ी घात है हमारे पास, एलसीएम के लिए लिखते हैं तो 2 की बड़ी घात है हमारे पास 2 और 3 की जो बड़ी घात है वो भी हमारे पास है 3 की घात 2। जब हमने 2 से 2 को गुणा किया तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 तिया 9 क्योंकि स्क्वायर है।
और नौचोक 36, यानी कि उन दोनों को आपस में मिलने में समय लगा 36 मिनट। ये हो गया हमारा अंतिम क्वेश्चन। और आज हमारे प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हो। किसी भी प्रश्नावली से संबंधित जो भी समस्या है हम उसका आपको समाधान जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।